नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना के द्वारा एक और नया बंदरगाह तैयार करवाया गया है और इस बार इन्होंने इस पर्टिकुलर पोर्ट को तैयार करवाया है कीनिया के लामू में, जिसका नाम है कीनिया का लामू पोर्ट। और ये वाला जो बंदरगाह है ये भी दोस्तों हिंद महासागर के अंदर ही चाइना के द्वारा तैयार करवाया गया है। इसके पहले अगर आप देखें, चाइना के पास ऑलरेडी श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट था। इसके बाद इन्होंने इंडियन ओशन में जो अफ्रीका का जिबोती पोर्ट था, एंड नाउ फाइनली दे हैव अनदर पोर्ट इन द इंडियन ओशन रीजन, दैट इज द कीनियाज लामू पोर्ट। इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, प्रोजेक्ट के बारे में कि रिसेंटली क्या क्या चीजें सामने आई हैं, क्यों ये प्रोजेक्ट काफी सिग्निफिकेंट है केनिया के लिए, अफ्रीका के लिए एंड ऑब्वियसली चाइना के लिए इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, ये वाली खबर जस्ट कल परसों सामने आई है 31 मई 2021, जब केनिया का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है द स्टार केनिया, इसने बताया ऑपरेशंस एट लामू पोर्ट टू बिगिन फुली इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये कीनिया के ही अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे इन सभी डिटेल्स के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो बताना चाहूंगा, आज के दिन शाम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का ये पर्टिकुलर बैच कोर्स, जिसमें कि आपकी क्लासेस हुआ करेंगी रोजाना शाम को 6 बजे। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं एंड यू आर स्टिल डाइसी अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्स, यू मस्ट ज्वाइन द कोर्स राइट नाउ, बिकॉज हियर एट अनअकैडमी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आपको यूट्यूब की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है, आपको दिल्ली की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है। मल्टीपल बैचेस आपके चलने वाले हैं, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस, आपके रिवीजन बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस वगैरह वगैरह, हर तरह के बैचेस आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे शुरू करवा दिए गए हैं। यहां तक कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। इसके प्राइसेस की बात करें तो अगर आप लोग 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो उस केस में आपको फाइनल प्राइस पड़ता है 44,550 का, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं। अगर आप लोग आइकॉनिक में जाते हैं तो वहां पर आपको फाइनल प्राइस पड़ता है 67,050 रुपीज का, अगेन अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं। इतना ही नहीं, इफ यू यूज माई कोड, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और मुझसे संपर्क करना है, एंड आई विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। ऑल्सो दोस्तों काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें कि ये वाला ऑफर केवल 2 जून तक वैलिड है। अगर आप लोग जीएस के साथ ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं और उसके ऊपर 10% एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर कोड, दैट इज ANI UPSC। ऑलराइट, सो देखिए, केनिया ने बेसिकली आज से कई साल पहले की बात है अपना एक पूरा का पूरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। ये वाला जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट था दोस्तों, इसका नाम था लैपसेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और ये जो लैपसेट था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लामू पोर्ट साउथ सुदान एथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बेसिकली ये एक ऐसा कॉरिडोर प्रोजेक्ट था जिसमें कि सबसे पहले तो केनिया, नंबर 2 पे द कंट्री कॉल्ड एज साउथ सुदान और नंबर 3 पे कंट्री कॉल्ड एज एथियोपिया, इन तीनों ने हाथ मिलाया था कि हम तीनों मिलकर के अपने रीजन में एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले हैं। और इसकी जो टोटल कॉस्ट थी दोस्तों, इट वाज अप्रोक्सीमेटली $23 बिलियन। ये काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था और इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये केनिया का मैप है आपके सामने येलो कलर में, और यहाँ पे आपका लामू का पोर्ट है। ये आगे जाके किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो एथियोपिया की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स एडिस अबाबा, जो कि एथियोपिया की राजधानी है। और अगर आप इस तरफ जाएंगे, वेस्टर्न की तरफ जाएंगे, तो वहां पर ये जुबा की तरफ जा रहा है, जो कि साउथ सुदान की राजधानी है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कई सारी ऑयल पाइपलाइंस हैं, कई सारे हाईवेज हैं और कई सारी रेलवे लाइंस हैं जो कि कॉन्टेम्पलेट करी गई थी। नाउ अब क्या हुआ है कि रिसेंटली ये चीज सुर्खियों में इसलिए आई है बिकॉज ये वाला जो लामू पोर्ट है, असल में इसकी कंस्ट्रक्शन चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा करवाई गई है और माना जा रहा है कि लामू पोर्ट आगे जाके एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनने वाला है। बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कीनिया के पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको मोम्बासा के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट एज फार एज इंडियन ओशन रीजन इज कंसर्न्ड। लेकिन अब कीनिया के पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सामने आ चुका है, दैट इज कॉल्ड एज द लामू पोर्ट। नाउ देखिए, लामू पोर्ट असल में केवल आज ही कंसीव नहीं किया गया था। इसका जो आइडिया था, इसका जो विचार था, ये लगभग आज से 50 साल पहले सामने लाया गया था। 1970 में लामू पोर्ट का आइडिया सामने लाया गया। वो अलग बात है कि ये वाला जो आइडिया था, ये कीनिया की कई सारी सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसी ने भी इसको अप्रूवल नहीं दिया था। सन 2012 की बात है जब केनिया की सरकार, उसके बाद एथियोपिया की और साउथ सुदान की जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट थे,
इन्होंने उस टाइम पे हाथ मिलाया और इन्होंने ये तय कर लिया कि हम इस पोर्ट को अब फाइनली लॉन्च करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बोल दिया कि इस पोर्ट के लिए जो भी खर्चा आएगा हम आपस में शेयर करने को भी तैयार हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल इसका फायदा हम तीनों देशों को होने वाला है। इसी के चलते ये वाला पोर्ट फाइनली लॉन्च हो चुका था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीबीसी न्यूज की ये खबर है, 2 मार्च 2012 को ये वाला पोर्ट फाइनली लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको फाइनली यहाँ पे शुरू करवा दिया गया था। अब ये वाला जो पोर्ट था, इसको हमने ये तो जान लिया कि कब लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था उसको भी समझ लेते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले, कीनिया के लिए विशेष रूप से इसकी जो मान्यता थी और इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो काफी ज्यादा थी। रीजन बीइंग, केन्या का जो अधिकतर व्यापार था वो असल में मोम्बासा के ऊपर ही डिपेंडेंट था, तो इनको मोम्बासा के ऊपर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना था। दूसरी चीज, केन्या ये भी चाहता था कि उनके पास एक और डीप वाटर पोर्ट बन जाए लामू के रूप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मैप ऑफ केन्या इन द लार्जर मैप ऑफ अफ्रीका, और यहाँ पर ये रहा आपका मोम्बासा का पोर्ट, और जस्ट इससे थोड़ी ऊपर जाके इन्होंने लामू के पोर्ट को यहाँ पे डेवलप करने की अनुमति दे दी थी। दूसरा, अगर हम बात करें कि अफ्रीका के लिए इन जनरल लामू पोर्ट का फायदा क्या होने वाला है, देखिए केन्या का तो समझ आता है कि सीधा सीधा ये एक कोस्टल कंट्री है, जिसकी वजह से इसका काफी व्यापार यहाँ पे, काफी ट्रेड जो है वो कोस्ट के थ्रू होता होगा। लेकिन कई सारी ऐसी ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्सेस है ग्लोबल ट्रेड रूट्स को वो उतना अच्छा नहीं है। जिसमें एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर है, फॉर एग्जांपल इथोपिया है जो कि ज्यादा अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाती है, फॉर एग्जांपल साउथ सुदान है जो कि अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाती है। तो इन कंट्रीज को, क्योंकि इन कंट्रीज को एक्सेस दिलवाना था, इसीलिए यहां पर ये वाला पोर्ट भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर दिस पर्टिकुलर पोर्ट विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव रूट्स स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ साउथ सुदानीज ऑयल टू इंडिया एंड द फार ईस्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि साउथ सुदान के पास भी ऑयल के काफी अच्छे रिजर्व्स हैं। वो अलग बात है कि साउथ सुदान ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन साउथ सुदान ओपेक प्लस का मेंबर है, और इसीलिए क्योंकि ये ऑयल को बेचता है तो आगे जाके ये इस पर्टिकुलर ऑयल को इंडिया को और फार ईस्ट को बेच सकता है, लेकिन उसके लिए इसको एक्सेस चाहिए एक अच्छे पोर्ट को, और ये वाला जो पोर्ट है वो उसको एक्सेस दे पाएगा। साथ ही में एथोपिया की जो डिपेंडेंस थी वो अभी तक जिबोती के पोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा थी, वो वाली डिपेंडेंस भी यहाँ पे कम हो सकती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, अफ्रीका की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स अफ्रीका की इस इतनी बड़ी कोस्ट लाइन में कितने हैं? 10 से भी कम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया की इससे कोस्ट लाइन काफी कम है, बट स्टिल हमें इंडिया की एक कोस्ट के ऊपर ही 6 से 7 बड़े बड़े पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और यहां पे अगर आप देखें, अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए डिमांड को पूरा करने के लिए भी एक नए पोर्ट का बनाना काफी इंपॉर्टेंट था। तो इन जनरल अफ्रीका के लिए और विशेष रूप से केन्या के लिए ये वाले पोर्ट की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स ये वाला लामू पोर्ट ऑफर करेगा? सबसे पहले तो हम इस चीज को समझ चुके हैं कि केन्या के लिए तो काफी ज्यादा बड़ी बात है ये, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब के लिए तो काम करेगा ही करेगा। इसके अलावा केन्या का जो दूसरा पोर्ट है मोम्बासा में, उसकी जो डेप्थ है वो केवल 15 मीटर की है, लेकिन अगर हम लामू पोर्ट की डेप्थ की बात करें तो ये 17.5 मीटर की डेप्थ है, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर पोर्ट को एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बड़े बड़े जहाज आते हैं तो वो बेसिकली इस पोर्ट पे आ जाएंगे और वहां से उन बड़े जहाजों में से छोटे जहाजों में सामान को ट्रांसपोर्ट करवा के दूसरे पोर्ट्स पर भेजा जा सकता है। इसीलिए जो लामू पोर्ट होगा ये एक बहुत ही आइडियल पोजीशन में होगा इन ऑर्डर टू हैंडल द लार्ज कंटेनर शिप्स। दिस इज एन एडवांटेज जो कि लामू पोर्ट आपको ऑफर कर रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि केन्या को फायदे होंगे, ये वाली फायदा की बात भी है कि यहां पर एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह काम करेगा, जो कि केवल केन्या को ही नहीं, जो अफ्रीका के बाकी पोर्ट्स हैं वहां पर भी सामान को पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कोस्ट पे बाकी पोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डरबन इन साउथ अफ्रीका और जिबोती इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उनको भी अच्छा कंपटीशन यहां पे दे सकता है, जिसकी वजह से इनकी सर्विसेज में और इंप्रूवमेंट आ सकती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि क्या इस लामू पोर्ट के इर्द गिर्द कोई कंसर्न्स भी है, कोई चिंता का विषय है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला चिंता का विषय तो केन्या के लिए ही सामने आता है। अगर मान लीजिए लामू पोर्ट को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करी जाती है तो केन्या का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है दैट इज द मोम्बासा पोर्ट, इसमें से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि रेवेन्यूज जो है वो काफी ज्यादा कम होने लग सकते हैं।
नाउ इसकी प्रॉब्लम क्या होगी? आज से कई साल पहले की बात है, केन्या ने चाइना से लोन लिया था अपनी स्टैंडर्ड गेज रेलवे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इस चीज की आलोचना केन्या सरकार की बहुत सारे लोगों ने करी थी। आप यहां पे देख सकते हैं अफ्रीकन स्टडीज क्वार्टरली का ये पर्टिकुलर इशू है, जिसमें ये कहा गया है केन्याज न्यू लुनेटिक एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड गेज रेलवे। इस चीज की आलोचना इतनी हुई थी कि अगर केन्या इस लोन को वापस नहीं लौटा पाएगा, देयर इज अ हाई चांस कि कल को केन्या भी चाइना की डेट ट्रैप की जो डिप्लोमेसी है इसके अंदर फंस सकता है। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। लेकिन ये कोई एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें केवल केन्या में ही नहीं, अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर चाइनीज एंटिटीज की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये वाली स्टडी आपके सामने आई थी, CSIS की, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की स्टडी थी, जिसमें कि 2019 में स्टडी में यह कहा गया था कि कम से कम 46 ऐसे सब सहारन अफ्रीका के पोर्ट्स हैं जहां पे या तो फाइनेंशियल रूप से या फिर कंस्ट्रक्शन के रूप से या फिर ऑपरेशन के रूप से चाइनीज एंटिटीज का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है। नाउ इसका फायदा किसको हो रहा है? देखिए, द विन विन सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड ओनली एंड ओनली फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट। किस तरीके से? ये जो भी निवेश यहां पे चाइना करती है, सबसे पहली बात तो इकोनॉमिकली चाइना को अफ्रीका की इमर्जिंग और उभरती हुई मार्केट में एक अच्छा एक्सेस मिल जाता है। दूसरे नंबर पर इसके चलते चाइना काफी बेहतरीन पॉलिटिकल लेवरेज भी इन कंट्रीज में एग्जर्ट कर पाती है, यानी कि पॉलिटिकली भी चाइना अपने आप को एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर प्रोजेक्ट कर पाती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो चाइना की जो मिलिट्री है, यानी कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी है, उसकी सिक्योरिटी एक्टिविज्म को भी एक बहुत ही अच्छा पुश मिलता है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे उसके पोर्ट्स बनते रहते हैं, वैसे वैसे चाइना अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी की जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी यहां पर बढ़ा सकती है। एंड फाइनली, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज एक बार जब चाइना के साथ व्यापार करने लग जाती हैं, इनके साथ इन्वॉल्व होने लग जाती हैं, तो धीरे धीरे चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज एक्सपर्टीज के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजिकली भी यहां पे विजय केवल चाइना की ही हो रही है। दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रैटेजिक एंगल जो कि आपको यहां पे देखना है, और ये एक काफी बड़ा चिंता का विषय भी है कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स हो तो रही हैं, लेकिन चाइना ऑब्वियसली इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली एंड टेक्नोलॉजिकली यहां पर एक विन विन सिचुएशन में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना स्ट्रैटेजिकली भी यहां पे काफी ज्यादा एडवांस कर जा रहा है, बिकॉज नाउ चाइना हैज अनदर पोर्ट फैसिलिटी इन द इंडियन ओशन, जिसको कि वो जब मन चाहे बिना किसी इंपेडिमेंट के, बिना किसी रोकथाम के एक्सेस कर सकता है, और वहां पर से जाके वो अपनी पावर कैपेबिलिटीज को भी प्रोजेक्ट कर सकता है। दीज आर द इश्यूज जिसके चलते कई सारी इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज, खास रूप से इंडिया को एक काफी बड़ा झटका लग सकता है। एग्जैक्टली आगे क्या होता है और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वी विल वेट एंड वॉच एंड वी विल ब्रिंग टू यू द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा 13 जून को आपको हिस्सा लेना है UCSC में, जिसमें अगर आप लोग टॉप रैंकर्स में आते हैं तो यू विल बी गेटिंग एक बहुत ही अच्छा मौका टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द टॉप UPSC CSC मेंटर्स। एंड इतना ही नहीं, आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें भी अगर आप लोग टॉप रैंक्स में आते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोग अवेल कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड